नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अचीवर्स एकेडमी में। हम लोगों ने पिछली क्लास में फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 को देखा, जो कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित था। आज हम उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए आर्टिकल 29 और 30 को समझने का प्रयास करते हैं। आर्टिकल 29 अनुच्छेद 29 क्या कहने का प्रयास करता है। तो सबसे पहले हम संविधान की भाषा देखें कि संविधान विशेषज्ञों ने क्या कहा। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, इसमें बात किया गया आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। देखते हैं इसी का। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ क्या कहता है। एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन residing in the territory of India or any part of thereof having a distinct language, script and culture of its own shall have the right to conserve the same। तो हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। क्या कहता है आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 कहता है नागरिकों का प्रत्येक वर्ग, नागरिकों का प्रत्येक वर्ग जिसकी अपनी भाषा, लिपि, स्क्रिप्ट, भाषा, लिपि, संस्कृति है, संरक्षण का अधिकार होगा। संरक्षण का अधिकार ये बात कहता है। सिंपल सी लैंग्वेज में देखते हैं जिस ये प्रोवाइड किसको है, ये केवल भारत के नागरिकों को उपलब्ध है। मतलब विदेशी इसको प्राप्त करने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते हैं। तो नागरिकों का प्रत्येक वर्ग जिसकी अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति। यहाँ देखेंगे ध्यान से कि आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग नहीं है, लेकिन अगर इसको एक्सप्लेन किया जाता है तो ये अपने आप से निकल के आता है कि ये जिनकी अपनी कुछ विशेष वर्ग होंगे, मतलब कि जिनका अपना भाषा, लिपि, संस्कृति होगा, उनको अपना संरक्षण का अधिकार होगा। तो हम देखते हैं इसी में। तो इसका जो लाभ है, हमने बताया कि अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, लेकिन इसका जो लाभ है वो अल्पसंख्यकों को ही मिलता है। अब देखेंगे भारत में जो अल्पसंख्यक है वो क्या है। अब भारत में जो अल्पसंख्यक है उसको समझने का प्रयास करते हैं। भारत के जो अल्पसंख्यक वर्ग आता है भारत में, वो दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक भाषाई आधार पर और एक धार्मिक आधार पर। भाषाई आधार पर और एक धार्मिक आधार पर, ये दो आधार रखे गए हैं। ये आर्टिकल 30 से संबंधित है, लेकिन मैंने बताया कि अल्पसंख्यक जो होंगे वो मुख्यतः भाषाई और धार्मिक आधार पर चुने जाएंगे। इसी के साथ हम देखते हैं आर्टिकल 29 का सेक्शन 2 क्या कहता है। आर्टिकल 29 का जो पार्ट 2 ये कहता है किसी भी व्यक्ति के साथ शिक्षा संस्था में भाषा, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। भाषा, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। ये आर्टिकल 29 कहता है। आर्टिकल 29 का जो पार्ट 1 है, या आर्टिकल 29 क्लास 1, नागरिकों का प्रत्येक वर्ग जिसकी अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति है उनको अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति के संरक्षण का अधिकार होगा। यहाँ डायरेक्टली ये जो शब्द है वो अल्पसंख्यक नहीं आया आर्टिकल 29 में, लेकिन अगर इसका जो बेनिफिट होता है, जो इसका लाभ है, वो अल्पसंख्यकों को मिलता है। भारत में अल्पसंख्यकों को विभाजित जो किया गया वो दो प्रकार से, भाषाई आधार पर और धार्मिक आधार पर। इसको आगे एक्सप्लेन करते हैं 30 में।
लेकिन आर्टिकल 29 क्लास 2 क्या कहता है, किसी भी व्यक्ति के साथ शिक्षा संस्था में भाषा, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये आर्टिकल 29 की समरी थी। आर्टिकल 30 क्या कहता है इसके बारे में देखते हैं। आर्टिकल 30 कहता है सभी अल्पसंख्यक, चाहे वो धार्मिक अल्पसंख्यक हो या भाषाई अल्पसंख्यक, उन्हें मनोनुकूल शिक्षा संस्था स्थापित करने का अधिकार होगा। आर्टिकल 30 में प्रत्यक्ष अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग हुआ है। तो हम यही चीज 29 में कह रहे थे कि 29 में अल्पसंख्यक वर्ड का प्रयोग नहीं हुआ है। तो यहां पर जो है सभी अल्पसंख्यक, आर्टिकल 30 क्या कहता है, अनुच्छेद 30 कहता है सभी अल्पसंख्यक चाहे वो धार्मिक अल्पसंख्यक हो धार्मिक अल्पसंख्यक हो धार्मिक अल्पसंख्यक हो या भाषाई अल्पसंख्यक हो, उन्हें मनोनुकूल शिक्षा संस्था स्थापित करने का अधिकार होगा। उन्हें मनोनुकूल शिक्षा संस्था स्थापित करने का अधिकार होगा। स्थापित करने का अधिकार होगा। ये आर्टिकल 30 कहता है कि सभी अल्पसंख्यक, चाहे वो धार्मिक अल्पसंख्यक हो या भाषाई अल्पसंख्यक, उन्हें अपने मनोनुकूल शिक्षा संस्था स्थापित करने का अधिकार होगा। तो हम इसी को जब एक्सप्लेन कर अल्पसंख्यक अभी बताया कि अल्पसंख्यक जो होते हैं भारत में वो दो तरीके से डिफाइन किए जाते हैं। तो अल्पसंख्यक को अगर हम देखें, अल्पसंख्यक या तो भाषाई होगा या धार्मिक आधार पर होगा। तो एक ये भाषाई आधार पर हो गया और दूसरा हो गया ये हमारा धार्मिक आधार पर। ये अल्पसंख्यक है। हम देखते हैं अल्पसंख्यक शब्द मैंने बताया आर्टिकल 30 में दिया हुआ है और अल्पसंख्यक दो होंगे, एक धार्मिक आधार पर और एक भाषाई आधार पर। ये दो अल्पसंख्यक हो गए। अगर इसी को हम और देखें तो लेकिन अल्पसंख्यक को संसद के द्वारा परिभाषित किया गया है। तो संसद के द्वारा परिभाषित किया गया है। संसद द्वारा क्या परिभाषित किया गया देखते हैं। संसद द्वारा एक अधिनियम बनाया गया। अधिनियम क्या है? भारतीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम। भारतीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992। ये आयोग बनाया गया है। इसके द्वारा अल्पसंख्यक को भाषाई और धार्मिक आधार पर डिफाइन किया गया। हम देखते हैं यही इसी से निकल के आया है कि राष्ट्रीय स्तर पर, मतलब कि अगर देश के स्तर पर देखें तो राष्ट्रीय जो स्तर पर है हिंदू बहुसंख्यक होगा। हिंदू को बहुसंख्यक माना गया। हालांकि कई राज्यों में हिंदू भी अल्पसंख्यक हैं। अगर हम इसमें देखें तो हिंदू बहुसंख्यक होगा। ये राष्ट्रीय स्तर पर है। इसके साथ साथ देखें जिन भाषाई और जो समूह इसमें आएंगे जिन्हें अल्पसंख्यक कहा जाएगा, तो हम देखते हैं क्या है। जिन
धार्मिक समूहों को या भाषाई समूहों को राष्ट्रपति मान्यता देगा वो अल्पसंख्यक कहे जाएंगे। तो देखते हैं, जिन धार्मिक या भाषाई समूहों को राष्ट्रपति मान्यता देगा वो अल्पसंख्यक कहलाएंगे। वह अल्पसंख्यक कहलाएंगे। तो हम देखते हैं राष्ट्रपति ने अभी तक किन किन समुदायों को या किन किन भाषाई और धार्मिक जो समूह हैं उनको दिया है। तो हम देखेंगे मुस्लिम, सिख, बौद्ध, ईसाई, पारसी, ये हमारे 5 हो गए। और इसके साथ साथ जैन। ये जो समुदाय हैं इनको भारत में राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक कहा जाएगा, लेकिन जो हिंदू होगा वो बहुसंख्यक आएगा। तो ये आर्टिकल 30 ये कहता है। इसी में देखते हैं प्रांतीय स्तर पर भी कुछ मैंने बताया कि ये किसी राज्यों में हिंदू जो है वो अल्पसंख्यक आएगा, हो जाता है। तो उसको जो अल्पसंख्यक जो है वो नोटिफाई राज्यपाल के द्वारा घोषित किया जाएगा। ये मैंडेटरी नहीं, मतलब ये कंपलसरी नहीं है कि राज्यपाल घोषित ही करे कि किसी राज्य में कोई धार्मिक या भाषाई समुदाय जो है वो अल्पसंख्यक है। ये उसकी इच्छा पर, विवेक पर है कि वो उसको घोषित कर सकता है। तो हम देखते हैं टीएम पाई फाउंडेशन केस जो होता है वो 2000 में, उसमें प्रांतीय स्तर पर कहा गया कि राज्यपाल जो है वो घोषित कर सकता है अल्पसंख्यक को। टीएम पाई फाउंडेशन, इसमें क्या कहा गया कि प्रांतीय स्तर पर राज्यपाल चाहे तो अल्पसंख्यक घोषित कर सकता है। अल्पसंख्यक घोषित कर सकता है। ये कोई अनिवार्य नहीं है, मैंने अभी पीछे बताया ही, अनिवार्य नहीं है राज्यपाल के लिए कि वो घोषित ही करे। तो ये इसी तरीके से अगर हम देखें तो मुस्लिम जैसे हैं, मुस्लिम समुदाय, मदरसा जो है वो स्थापित कर सकते हैं फंडामेंटल राइट के जरिए। इसी में आ जाएगा, आर्टिकल 30 में कैलकुलेट हो जाएगा। अल्पसंख्यक मतलब केवल मुस्लिम समुदाय ही नहीं, अल्पसंख्यक जितने भी हैं, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी, ईसाई जो भी हैं, वो अपने अपने शिक्षा संस्था स्थापित कर सकता है। तो इसके साथ साथ देखेंगे इसके साथ साथ राज्य को कुछ निर्देश भी दिए गए हैं। राज्य को क्या निर्देश दिए गए हैं वो देखने का प्रयास करते हैं। राज्य को आर्टिकल 30 के रेफरेंस में कुछ निर्देश दिए गए हैं कि अगर राज्य फंडिंग प्रोवाइड कर रहा है किसी भी समुदाय को, धार्मिक समुदाय या भाषाई समुदाय को, तो फंडिंग करते समय भेदभाव नहीं करेगा। तो हम देखते हैं कि राज्य शिक्षा संस्था को अनुदान देते समय भेदभाव नहीं करेगा।
राज्य शिक्षा संस्था को अनुदान देते समय भेदभाव नहीं करेगा। इसी के साथ अगर हम देखेंगे कि सपोज करिए कि विकास का कार्य चल रहा है, कोई मस्जिद, मंदिर या मदरसा या इस तरीके की कोई भी संस्था, जो शिक्षा संस्था भी हो सकती है या धार्मिक संस्था हो सकती है, अगर वो विकास रास्ते के बीच में आ जाए या ओवरब्रिज के निर्माण के बीच में आ जाए तो उसके लिए भी कुछ प्रावधान किए गए। क्या प्रावधान किए गए हैं? यदि राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा संपत्ति का अधिग्रहण करेगा, यदि राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था का अधिग्रहण करेगा तो बाजार दर पर उसको मुआवजा दिया जाएगा। पहले प्रावधान ये था, बाजार दर पर मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन वर्तमान समय में प्रावधान किया गया है कि बाजार दर से 4 गुना ज़्यादा रेट पर, 4 गुना ज़्यादा, मतलब अगर कोई धार्मिक शिक्षा संस्था सड़क बनाते समय सड़क के मध्य में आ जाती है या कुछ और चीज़ें विकास जो सरकारी कार्य करते समय मध्य में आ जाती हैं, तो अगर उसका अधिग्रहण किया जाएगा तो भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अनुसार वो जो उसकी कीमत होगी उसकी बाजार कीमत का 4 गुना दिया जाएगा राज्य के द्वारा। इसके साथ साथ हम देखते हैं आर्टिकल 31 जो था वो हमारा 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको निरसित कर दिया गया, या फिर हम कहें कि इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया गया। 1978 में जब ये भूमि जो संपत्ति का अधिकार था, राइट टू वेल्थ था, ये बहुत बेदखल कर रहा था। मतलब कि नियम कानूनों को बनाते समय एक प्रकार से सेंट्रलाइजेशन ऑफ जो पावर था या मनी था उसको वो डिसेंट्रलाइज करने के लिए ऐसा सिस्टम किया गया और उसको आर्टिकल 301 में डाल दिया गया। 300 क्लास ए में इसको पुटअप कर दिया गया, राइट टू वेल्थ को। तो आर्टिकल 31 के बारे में हम लोगों को पढ़ना नहीं, आर्टिकल 32 पढ़ना है। आर्टिकल जो 32 है वो बेसिकली सुप्रीम, या फिर हम कहें इसको डिटेल में, तो अगर हमारे फंडामेंटल राइट का हनन होता है, यदि राज्य हमारे फंडामेंटल राइट को कम करने का प्रयास करता है, तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो वहाँ पर कुछ रिट जारी होंगे। तो ये लेक्चर बड़ा हो सकता है, इसलिए हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में करने का प्रयास करेंगे कि आर्टिकल 32 को समग्र रूप से एक ही लेक्चर में पढ़ाया जाए। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि।